जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। होप सो कि आपने इसके बारे में रीड आउट किया भी होगा। थोड़ा यहाँ भी देख लीजिए, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में कुछ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जनरल इलेक्शन हुआ है और सिनेरियो ऐसा बन गया है कि इसको थोड़ा सा बल मिल गया। अदरवाइज जो हमारा 15th फाइनेंशियल कमीशन है उसने कह दिया भाई अब किसी को ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो नहीं देना है। ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है, बेनिफिट्स क्या है, पैरामीटर क्या है, क्यों हो हल्ला रहता है भाई हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। और ना केवल आंध्रा और बिहार, क्योंकि आंध्रा और बिहार की वजह से सरकार चल रही है, इस वजह से ये तो डिमांड करेंगे ही करेंगे। पर उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनी है, वो भी कब से डिमांड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार बनी है कुछ महीनों पहले, वो भी डिमांड करते हैं। राजस्थान में भी इनकी सरकार बनी है, वो भी कब से डिमांड कर रहे हैं कि हमको चाहिए हमको चाहिए। ऐसा क्या फ्रूटफुल है इसमें कि सबको चाहिए भाई? समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन करके। ये सारे वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हो @मनु एकेडमी सर्च करके। चलिए सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये जो स्पेशल स्टेटस होता है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। भारत में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जिनके पास कुछ रिजर्व राइट्स दिए गए हैं ड्यू टू देयर जियोग्राफी या उनका कुछ जियोग्राफिकल कंस्ट्रेन है उसके वजह से, कि वो स्पेसिफिक टाइप के लेजिस्लेशन बना सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के पास भी था, बाद में हटा लिया गया। और भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं अरब कंट्री के साथ, या उनके यहाँ पे नेचर ऐसा है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए वो कुछ स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं। तो वो बेसिकली स्पेशल स्टेटस के अंदर आता है, जहां पे आपके पास लेजिस्लेटिव पावर होती है कि कुछ चीजें आप अपने तरीके से कर सकते हो। पर हम यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है ना, ये केवल फाइनेंस और इकोनॉमी में डील करता है भाई, किसको कितना पैसा मिल जाए, और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो जब पैसे की बात यहां पे है तो इसकी बात ज्यादा होगी ही। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नाम की कोई चीज मेंशन नहीं है, ना ही उस टाइम की ये परिकल्पना है। ये बाद में परिकल्पना लाई गई, किसके द्वारा? हमारा जो 5th फाइनेंशियल कमीशन है उसके द्वारा। अब आप कहोगे ये फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है? फाइनेंशियल कमीशन बेसिकली एडवाइज करता है कि जो हमारी सरकारें हैं उनके बीच में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर आप सिंपली कह लो जो टैक्स कलेक्शन होता है सेंटर का, वो स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके बारे में ये एडवाइज करता है। अगर आपको याद हो तो शुरू में हमारे पास आता था 5 ईयर प्लान। वो 5 ईयर प्लान इनके एडवाइस पे बनाया जाता था। अभी हमारे देश में, क्योंकि इसका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अभी हमारे देश में जो रिकमेंडेशन चल रहा है वो 15th फाइनेंशियल कमीशन का चल रहा है। मतलब 15th फाइनेंशियल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया है उसके बेसिस पे हमारी पॉलिसीज बन रही हैं। जो हमारा 16th फाइनेंशियल कमीशन है, और ये रिकमेंडेशन बेसिकली 2026 तक चलने वाली है। 15 का 16 का ऑलरेडी कंस्टिट्यूट कर लिया गया है, और बहुत ज्यादा आप इसके बारे में आपको ध्यान देना नहीं है। बस इतना आप याद रखिए कि इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद गारिया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मे भी एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और शुरू में ये जो स्पेशल स्टेटस है ये दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, असम को, नागालैंड को, क्योंकि इनको जरूरत थी, वहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी। और अभी हम आगे समझेंगे कि इन्हीं को क्यों दिया गया है, इस टाइप के स्टेट्स को क्यों दिया जाता है, उसका रीजन बेसिकली क्या होता है। लेटेस्ट में तेलंगाना को दिया गया था, आंध्रा से अलग होके बना था। और आंध्रा को भी इसी बेसिस पे चाहिए कि भाई हमारे सारे रिसोर्सेज तो तेलंगाना में चले गए, तो हमें भी दे दो। करेंटली जो हमारे 11 स्टेट्स हैं, आप देख पाओगे इन 11 स्टेट्स से, ये बेसिकली आप देखोगे ना तो आपको एक सीन नजर आएगा कि यार कुछ चीजें इनमें कॉमन है। एक चीज की ये है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, और इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। क्या केवल यही एक क्राइटेरिया होती है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करेंगे उन्हीं को दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। आगे हम क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे। बस अभी आप देख लीजिए कि ये वो हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, और ये हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। सबके अलग अलग रीजन है, अभी मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा जब हम रीजन डिस्कस करेंगे उस टाइम पे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? इतना हो हल्ला क्यों है भाई कि हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए? बस आप सिंपल समझ लो ना भाई, कि अगर मान लीजिए कोई घर है जिसमें एक पिताजी हैं और इनके 2-3 बच्चे हैं। मान लीजिए 3 बच्चे हैं जिनमें से कि एक बच्चा खूब पैसा कमाता है और 2 उतना नहीं कमा पाते। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों निकम्मे हैं, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों खूब एफर्ट लगा रहे हैं पर
फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहेंगे, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं आ पाई कि ये कंपीट कर पाए और ये नहीं कमा पा रहे हैं। तो पिता का धर्म क्या होगा कि भाई चलो तुम कमा रहे हो, परिवार बिखरे ना, तुम थोड़ा पैसा या रेवेन्यू जब जरूरत पड़े इनके साथ भी शेयर करो, इनके भी बच्चे भी जीने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो घर चलेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, घर बिखर जाएगा। वैसे ही हमारा देश है, हमारा घर है भाई, ये स्टेट से बनता है। अब हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स खूब पैसे कमा रहे हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कमा पाते हैं, उनका अपना कंस्ट्रेन है। आगे मैं वन बाय वन करके बताऊंगा जो रिकमेंडेशन बेसिकली जो डिमांड किया जाता है स्टेट्स में, उनका क्या रीजन है। तो हमारा जो सेंटर है या जो पिता है वो कहता है भाई कि जो टैक्स कलेक्शन होता है अदर स्टेट से, कई बार आपने ये भी सुना होगा कि महाराष्ट्र खूब टैक्स भर रहा है, कर्नाटका खूब टैक्स भर रहा है, पर उसका फायदा उनको नहीं मिलता है, उनका पैसा बिहार को दे दिया जाता है, यूपी को दे दिया जाता है, तो राजस्थान को दे दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? या फिर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनको दे दिया जाता है, हमको उसका फायदा नहीं मिलता है। ये पॉलिटिकल पार्टी इस टाइप के इश्यूज उठाते रहते हैं कि हमने खूब जीएसटी दिया, हमको उसका फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब इसीलिए सुनने को मिलता है क्योंकि एक पिताजी बैठे हैं जो कहते हैं बेटा तुम कमा रहे हो ठीक बात है, पर अपने उन भाइयों को भी दे दो कुछ जो नहीं कमा पा रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये इसका बेनिफिट्स ये है कि जो आपकी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जैसे अभी मान लीजिए पीएम आवास योजना हो गई, पीएम सड़क योजना हो गई, उज्ज्वला योजना हो गई, मतलब जो भी सेंट्रल स्कीम चलाता है, वेलफेयर स्कीम चलाता है या कोई दूसरी स्कीम चलाता है स्टेट्स में, पहले अगर आपके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं है तो उसका 60 से लेकर 75 डिपेंड अपॉन द स्टेट कि कैसा फाइनेंशियल कमीशन का रिकमेंडेशन, उसके बेसिस पे वो पैसा सेंटर भरता है। बाकी 40% से लेके आपका 25% तक पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है। पर जैसे ही आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलेगा आपको केवल 10% शेयर करना पड़ेगा। बाकी जो भी स्कीम बनेगी सेंटर की तरफ से उसका 90% जो फंडिंग होगी वो सेंटर की तरफ से होगी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, सेंटर जो स्कीम चलाएगा उसमें स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन घट गया, उनको कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको पैसा अलॉट किया गया है और आप उसको एक्सपेंड नहीं कर पाए, खर्च नहीं कर पाए, बहुत बार ऐसा होता है, खर्च नहीं कर पाए तो लैप्स नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, आपके कोटे का पैसा है, आपके कोटे में रहेगा, आप उसको जब चाहे तब खर्च करना। आपके जो टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस में आपको कंसेशन दे दिया जाता है ताकि पब्लिक पे बर्डन भी नहीं रहता है, स्टेट गवर्नमेंट पे भी बर्डन नहीं रहता है, मतलब आपको टैक्स कलेक्ट करके भी नहीं देना है और सेंटर से एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिलेगा, तो बस फायदा ही फायदा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ग्रॉस बजट होती है उसका भी अराउंड 30% इन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स हैं उनके ऊपर खर्च किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट खूब पैसा मिलता है और उस पैसे की जवाबदेही भी नहीं है। मतलब सेंटर आपको पैसा दे रहा है, स्कीम चला रहा है, आप खर्च करो, और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है खूब क्रेडिट, भाई के क्रेडिट खाएगी ना, क्रेडिट तो खाएगी स्टेट गवर्नमेंट कि भाई सबको सब थोड़ा समझ में आता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है और ये सेंटर से पैसे आ रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट खूब क्रेडिट खाती है, उसको वोट मिलता है, उसकी सरकार चलती है। इसीलिए सारे जो स्टेट्स हैं जो थोड़े पिछड़े हुए हैं वो हाय तौबा मचाते रहते हैं कि भाई हमको दे दो, हमको दे दो। जैसे ही वो मिले, जो जो चीफ मिनिस्टर जो ये चीजें लेके आएगा उसको पैसे मिलेंगे स्कीम के लिए और उसकी सरकार बनती रहेगी, या पब्लिक मतलब पब्लिक में पॉजिटिव में जाएगा, भाई इसने ले आया, इसने खूब पॉलिसी निकाली और खूब फायदा हुआ हमको, इसको वोट दो। पैरामीटर क्या होता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं सेलेक्ट करने के, जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है या पूरी इसके लिए जो बॉडी है वो सेलेक्ट करती है कि भाई ये रीजन है, अगर ये रीजन आपके पास है तो बिल्कुल हम आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हैं। पहली चीज कि हिली टेरेन। अब आपके मन में एक सवाल है कि भाई हिली टेरेन है तो उनका है, हमारा क्या प्रॉब्लम है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक बाप के 4 बेटे हैं, मान लीजिए 2 नहीं कमा पा रहे हैं, कई रीजन हो सकता है आवारा हो सकता है उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे हिली टेरेन है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती है, वहां पे इंडस्ट्री नहीं लगाया जा सकता है, लोगों के रहने के लिए। अब हिमालय पर्वत में कौन जाके रहेगा भाई? अब हिमालय पर्वत में या हिमालय के जो आसपास के स्टेट्स हैं या जहां पे खूब बर्फ पड़ती है, हम ऐसा कह के उनको छोड़ तो नहीं सकते कि भाई अब तुम्हारा तो काम ही नहीं है, हमको तो हमको जरूरत नहीं, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, मजबूर है, वो ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज डेवलप कर पाए। और एक चीज और, उनके कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका इनडायरेक्टली हम फायदा लेते हैं। जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, हमारा हिमाचल प्रदेश है, वहां से नदियां आती हैं जिनका पानी हम पीते हैं, अगर वो हमारे में नहीं रहते तो चाइना तो वैसे भी अड़काता रहता है कि हम ले लेंगे। वहां से शुद्ध हवा आती है, हम अपने यहाँ पोल्यूशन फैला रहे हैं, हमारे पोल्यूशन को वो भी ऑब्जॉर्व करते हैं और उनके यहाँ से जो शुद्ध हवाएं आती है हम लेते हैं। कई सारे स्टेट है, छत्तीसगढ़ है, खूब जंगल है, धीरे धीरे काटा जा रहा है उनको, पर खूब जंगल है, ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं। तो
उसको सारे लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, भले है कि वो सिग्निफिकेंस नहीं दिख पा रहा है उसका, पर उसका फायदा चाहे हिली ट्रेन हो, चाहे जंगल हो, चाहे बायोडायवर्सिटी में उनका कंट्रीब्यूशन, पर उनका कंट्रीब्यूशन तो है ना हमारे देश के लिए या हमारे देश के लोगों के लिए, पर उससे उनको फायदा नहीं हो रहा, फाइनेंशियल फायदा नहीं हो रहा। वहां के लोग गरीब हैं, ट्राइब बहुत ज्यादा है, लोग गरीबी में जी रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हमारे जो अमीर स्टेट्स हैं, जहां पे इंडस्ट्री है, जहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटी ज्यादा है, वहां से टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो हम ऐसे देश को भी, ऐसे स्टेट्स को भी दें जो डायरेक्टली तो हमारे डेवलपमेंट में रोल नहीं कर रहे हैं, पर हमारे अच्छी लाइफ के लिए उनका कंट्रीब्यूशन है। तो एक ये क्राइटेरिया बनाया गया कि अगर हिली ट्रेन है तो डेफिनेटली डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटी करना, तो हम उनको देंगे। दूसरा, लो पॉपुलेशन है। मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट है जहां पे रिसोर्सेज नहीं है, मान लीजिए राजस्थान है, मरुस्थल है चारों तरफ, रेत ही रेत है, वहां पे कौन जाके बसेगा? पॉपुलेशन कम होगी तो क्या आप कहोगे, उसको छोड़ दोगे? जैसे बहुत सारे फॉरेन कंट्री आपने देखे होंगे कि भाई वो पैसा देके बसाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ती है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उन कनाडा है, उनके बहुत सारे ऐसे जियोग्राफिकल रीजन है जहां पे कोई जाना नहीं चाहता, तो वो पैसा देके बसाते हैं कि भाई ये भी तो हमारी जमीन है, यहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटी तो होनी चाहिए, लोग रहने चाहिए, हम आपको पैसा देंगे, पीआर देंगे, आप हमारे यहाँ पे आके रहिए। उसी तरीके से ये भी एक क्राइटेरिया बनाया गया कि कोई ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है जहां पे लोग नहीं रह रहे हैं। अब नहीं रह रहे हो तो डेफिनेटली वो रहने लायक नहीं होगा। तो वहां के लोग अगर जो रह रहे हैं, चूंकि वहां के बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उनकी जरूरत है, तो हम उनको पैसा देंगे, तभी तो वो रहेंगे भाई, अदरवाइज कैसे रहेंगे? ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे। ट्राइबल पॉपुलेशन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी लेगेसी है, चाहे वो जंगल की लेगेसी हो, वाटर की लेगेसी हो, चाहे इनको बढ़ाने की लेगेसी हो, वो तो यही कर रहे हैं। बाकी तो लोग डेवलपमेंट के नाम पे सब कुछ काटे जा रहे हैं। तो जहां पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे उड़ीसा में काफी पॉपुलेशन है, एमपी में काफी पॉपुलेशन है इनकी, छत्तीसगढ़ में काफी पॉपुलेशन है, झारखंड में है, तो इसके बेसिस पे भी डिमांड किया जा सकता है कि चूंकि हम ऐसे लोगों को पाल रहे हैं जो ट्रेडिशनल वर्क में इन्वॉल्व है, जहां से बहुत ज्यादा फाइनेंस जनरेट नहीं होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मतलब बॉर्डर शेयर करता है। आपने देखिए, मैंने मैप दिखाया था इससे पहले, उसमें मैक्सिमम जो थे वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर लगता है, ये पूरा चाइना के साथ इनका बॉर्डर लगता है। यहाँ पे आपका नेपाल और इधर म्यांमार है, इधर भूटान है, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके वजह से चूंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे इश्यूज रहते हैं, इंडस्ट्री वाले जाना नहीं चाहते कि भाई कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्यों जाए वहां पे हम रिस्क लेने। तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वहां पे कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन उन स्टेट्स की ठीक नहीं रहती है। तो ये सेंटर या बाप की जिम्मेदारी है कि उनको पैसा दे, और देना भी चाहिए। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों देना चाहिए, ठीक है। बैकवर्डनेस है, जैसे बिहार है, वो बहुत कोई ऐसा इशू नहीं है कि बहुत ट्राइब्स लोग वहां पे रहते हैं, हिली ट्रेन है, मैदानी है, खूब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पे होती हैं, पर स्टिल काफी बैकवर्ड है। अभी इंडिया के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा इनकम उनकी 60,000 के आसपास है। इंडिया की जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा वो 1,66,000 के आसपास है, तो वो बहुत पीछे हैं, मतलब बहुत लोग पॉवर्टी में रहते हैं। तो ऐसे कोई स्टेट्स हैं, तो हमारे देश की जिम्मेदारी बनती है, जो हमारा गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में जो गरीब स्टेट्स है उसको भी थोड़ा अपलिफ्ट किए जाएं। और बिहार के बहुत सारे वर्कर हैं जो दूसरे दूसरे स्टेट में जाके काम करते हैं, वहां के डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। वो अलग बात है कि आप कहोगे कि पैसा भी तो लेते हैं, पर आप सोच के देखो कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे लोग ही नहीं काम करने के लिए, जापान है, कनाडा है, जर्मनी है, ये वर्क वीजा पर इशू करते हैं। क्यों करते हैं? भाई आओ, हम पैसा देंगे, हमारे यहाँ काम करो। रिसेंटली आपने देखा कि हरियाणा से बहुत सारे लोग गए इजराइल में काम करने के लिए। भाई लोग ही नहीं रहेंगे आपके पास, अभी आपके पास एक्स्ट्रा लोग हैं तो उनकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, पर जब कम होंगे तब आपको पता चलेगा। तो ये भी चीजें हैं। फिर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है किसी भी रीजन से, जैसे आंध्र है, वो कहता है भाई कि हम डिवाइड हो गए, बाइफरकेशन हो गया, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचे, तो हमको दो। तो कई सारे रीजन होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिमांड किया जा सकता है। तो ऐसे ही उड़ीसा डिमांड करता है, छत्तीसगढ़ डिमांड करता है कि भाई हम ट्राइब्स, हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, हमारे यहाँ से बहुत सारे जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं वो सेंटर को चली जाती हैं, तो हमको स्पेशल कैटेगरी दे दो। उड़ीसा कहता है भाई हम गरीब, हमको दे दो। उसी तरीके से बिहार कहता है। आंध्रा का मैंने बता ही दिया कि उनका बाइफरकेशन हो गया, उसके बेसिस पे डिमांड करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, अलग अलग रीजन हैं, जिसकी वजह से वो डिमांड करते रहते हैं। उन कई सारे की जो डिमांड है वो लेजिटिमेट भी है, देना भी चाहिए, पर इसका नुकसान भी है, इसके चैलेंजेस भी हैं। आप सोच के देखो कि हमारे देश की हालत कैसे है। मान लीजिए खूब पैसा दे रहे हो, तो भाई
सेंटर के ऊपर बर्डन आ जाएगा ना। सेंटर अपना पैसा जो डेवलपमेंट में लगाता था, वेलफेयर स्कीम्स में लगाते हैं अदर स्टेट्स में, वो लगा नहीं पाएगा। और केवल वेलफेयर स्कीम चलाने से, सरकार का काम केवल वेलफेयर स्कीम चलाना नहीं होता भाई। अगर सरकार एक सरकार फ्यूचरिस्टिक होके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे काम नहीं करेगी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेगी, रेलवेज नहीं बढ़ाएगी, एरोप्लेन्स नहीं बढ़ाएगी, इंडस्ट्रीज नहीं लगाएगी, तो फिर भाई डेवलपमेंट कैसे होगा? सारा पैसा वेलफेयर में चला जाएगा, लोगों को खिलाने में चला जाएगा, तो फिर कैसे काम होगा? तो एक्स्ट्रा बर्डन आता है जिसकी वजह से डेवलपमेंट के काम रुकते हैं। फिर ये डिस्करेज भी करता है। अब कोई स्टेट है जिसको बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, जैसे घर में 2 बच्चे, हो सकता है ना, चांसेस है ना कि एक लड़का कमा के खिला रहा है, 2 आवारा हो जाए, तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी रहती है कि स्टेट्स पैसा ले लें, मजे में रहें। अब चल रहा है उनका, बाहर से पैसा आ रहा है, उनका खाना पाना चल रहा है, अब वो कुछ करेंगे नहीं। यही एक रीजन है। आप यही एक रीजन केवल नहीं कहेंगे, पर ये एक रीजन बन सकता है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो काफी टाइम से अंडर डेवलप्ड है, नहीं डेवलप हो पा रहे हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने खूब उधर काम किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में करो, अब उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। यही चैलेंजेज हैं कि सेल्फ सफिशिएंट वो नहीं बन पाते हैं, काम ही नहीं करते हैं। दूसरा चैलेंजेज ये कि आप पैसा भेज रहे हो पर उसकी क्या इफेक्टिवनेस है? इंडिया में करप्शन भी बहुत ज्यादा है, खूब पैसा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, खूब पैसे खा रहे हैं, जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट हो गए, एमपी एमएलए करप्ट हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेटर है डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के वो करप्ट हो गए, पैसा खा रहे हैं, प्लानिंग नहीं है उनके पास, और पैसा आ रहा है सेंटर की तरफ से, खाए जा रहे हैं। जैसे कई सारे स्टेट में ब्लेम लगते हैं, आप इसको पॉलिटिकल भी कह सकते हो। जैसे कि मनरेगा के लिए पैसा दिया गया था वेस्ट बंगाल को, उनके ऊपर ब्लेम लगे कि भाई इन्होंने फर्जी अकाउंट बना के सारे पैसे डाल लिए, तो उनका पैसा रोक दिया गया। तो कई बार इस टाइप की चीजें भी होती हैं कि सेंटर वेलफेयर स्कीम में पैसा भेजता है, स्टेट में करप्शन हो जाते हैं। तो ये सब चैलेंजेस रहते हैं, पर डेफिनेटली चैलेंजेस हैं तो कुछ वे फॉरवर्ड भी होंगे। भाई मल्टी डायमेंशनल कुछ थियरी लेके आओ कि किसी स्टेट्स को किस तरीके से हम फाइनेंशियल असिस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये हेल्प के लिए ही तो है। तो जो 50th हमारा जो 15th फाइनेंशियल कमीशन था वो कहा कि भाई देखो ये जो स्पेशल कैटेगरी वाला सिस्टम है ना, ये हटाओ, पैसे और पैकेज दो। मान लीजिए बिहार है, उसको पैसे दे दो, आप पैसे दे दो भाई कि देखो 1 साल 2 साल 3 साल हम आपको संभालते हैं, जो भी खर्च है, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी डेवलपमेंट के लिए आपको काम करना है, हम पैसे उसके लिए देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, पर आप ऐसा काम करो कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनो, या कम से कम आप उस डायरेक्शन में स्टेप्स तो लो। ऐसा बाय डिफॉल्ट मान के मत बैठ जाओ कि बस सेंटर की तरफ से पैसे आते रहेंगे, हम खाते रहेंगे। यही चीज आंध्रा के साथ भी कही जा सकती है, या दूसरे स्टेट्स के साथ भी कही जा सकती है कि स्पेशल पैकेज अनाउंस करो। ये रिकमेंडेशन है बेसिकली हमारी जो 15th फाइनेंशियल कमीशन है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मत दो, उनको स्पेशल पैकेज दो, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे स्पेशल पैकेज दो। और डिफरेंट क्राइटेरिया सेलेक्ट करो कि भाई इस पैसे का आप इतना वेलफेयर स्कीम में डालोगे। ऐसा नहीं कि जितना पैसा दिया उधर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सड़क, फ्री योजना, फ्री साइकिल, फ्री मोटरसाइकिल, ये सब में बांट के खत्म कर दें और डेवलपमेंट का काम कुछ हो ही ना, और कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी ना हो, फिर अगले साल आ जाए पैसा मांगने। ऐसा नहीं, एक प्लानिंग करो कि इतना पैसा आप वेलफेयर स्कीम में दोगे। जैसे वर्ल्ड बैंक पैसा देता है ना किसी देश को, तो कहता है भाई देखो पेट्रोल आप इतना ही सस्ता कर पाओगे, ऐसा नहीं कि अपना इलेक्शन जीतने के लिए आप पेट्रोल सस्ता कर दो, सब्जी सस्ता कर दो, आटा सस्ता कर दो, और बाद में सारा जो बैंक से लोन लिया उसमें उड़ा दो और फिर कहोगे भाई फिर से लोन दे दो। ऐसा नहीं करने देंगे हम। तो उसी तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल पैकेज तैयार करो और बोलो भैया लो ये पैसा लो, चलो ठीक है वेलफेयर स्कीम में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, खाना दो कोई बात नहीं, रोड भी बनाओ, इंडस्ट्री भी लगाओ, मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, एक ग्रेजुअल पॉलिसी होनी चाहिए जिसको सिक्वेंसली या ग्रेजुअली उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की तरफ आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, स्पेशल जो कैटेगरी स्टेटस है इसको लेके किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, पहले अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन बड़े रिलेवेंट हैं आपके लिए और यहाँ पे उसके डिटेल सॉल्यूशन दिए गए हैं, चूंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी एक्सप्लेनेशन में, और यहाँ पे एक्सप्लेन किया ही गया है तो इसको करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।